रोज की तो चाय और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने वाली हूँ और उस कहानी का शीर्षक है मूस की मजदूरी और वह ली गई है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 NCERT से। और यह एक लोक कथा है। और लोक कथाएं क्या होती है? हाँ जी, अब तो सबको मालूम पड़ गया कि लोक कथाएं वह कथाएं होती हैं जो किसी समाज में कई पीढ़ियों से सुनाई जा रही है। तो अगर किसी समाज में सुनाई जा रही है तो ये कहाँ की लोक कथा है? मूस की मजदूरी नागा की लोक कथा है। अब क्या आप जानते हैं कि मूस क्या होता है? कौन है मूस जिसने मजदूरी करी है इस कहानी में? तो मूस होता है एक बड़ा वाला चूहा। जी हाँ, बड़े वाले चूहे को, जो चूहा बड़ा सा होता है उसे मूस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि मूस ने क्या मजदूरी करी है इस कहानी में। बहुत समय पहले की बात है, तब की जब इंसान को धान नहीं उगाना आता था और उसके पास धान नहीं था। और सबसे पहले धान एक इंसान ने, एक आदमी ने देखा एक पोखरी के बीचों बीच। और पोखरी क्या होती है? एक तालाब। जी हाँ, एक तालाब के बीचों बीच उसने धान देखा और धान की ऊंची ऊंची बालियां ऐसे झूम रही थी हवा में। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी को अपने पास बुला रही है। अब आदमी उसे देखकर वहां जाना चाहता था, लेकिन कैसे जाए? पोखरी का पानी इतना गहरा था कि आदमी उसको पार नहीं कर सकता था। तभी जब वो इस सोच में बैठा था कि मैं कैसे वहां से पार करूं इस तालाब को और उस जगह तक पहुंचूं, उसे दिखा एक मूस। आदमी ने मूस को अपने पास बुलाया और कहा, मूस भाई, उस पोखरी के बीच में उन अनाज की, उन धान की फसलों को देखो, उन बालियों को देखो, कैसे लहरा रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मुझे अपने पास बुला रही हो। तो मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि पानी इतना गहरा है। तो क्या तुम वो मेरे लिए ला सकते हो? और बदले में तुम जितना भी तुम्हारा मेहनताना है, काम करने के पैसे हैं, या उसके काम करने के बजाय अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो वो तुम हमसे ले लेना। बस कृपया कर इन धान की फसलों को हमारे पास ले आओ। मूस को भला क्या ही ऐतराज होगा। वह यूं गया सर 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 और वहाँ धान की बालियों को अपने दांतों से कुतर कुतर कर तालाब के कोने में, किनारे में लाने लगा और वहाँ पे एक ढेर बनाने लगा। कुछ ही देर में धान का एक बड़ा सा ढेर तालाब के किनारे पर इकट्ठा कर दिया मूस ने। आदमी उस ढेर को देखकर इतना प्रसन्न हो गया कि उसने मूस को कहा कि मूस भाई, तुम्हें जितना भी मेहनताने के रूप में धान लेना है आप वो ले लीजिए। मूस ने आदमी से कहा, अरे भाई, मैं हूँ एक छोटा सा जीव, मेरा सर भी है छोटा सा। अब आप ही बताओ, इस छोटे से सर में मैं कितना ही अनाज ढोकर अपने घर ले जाऊंगा। एक काम करते हैं, आप ये सारा ही अनाज अपने घर ले जाओ और मैं आपके साथ आप ही के घर चलता हूँ। और जब भी मुझे धान खाने का मन होगा मैं आपके घर से ही खा लिया करूँगा और वही मेरा हिस्सा हो जाएगा। आदमी को इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं था, तो उसने हामी भर दी। और तभी से यह माना जाता है कि उसी दिन से मूस हमारे घर में आता है धान खाने। अच्छा, तो यही वजह है कि मूस भाई साहब कभी कभी मेरे भी घर में आ जाते हैं। क्या आपके घर में कभी कभी आ जाते हैं मूस? अगर आ जाते हैं तो क्या वह धान खाते हैं या कुछ और भी खाते हैं? मेरे घरों में तो वे कई बार मेरी किताबें भी कुतर देते हैं। जी हाँ, तो आपके घर में कभी आया है मूस? और अगर आया है तो क्या उसने क्या क्या कुतरा है? सोचिए और ज़रूर बताइएगा मुझे, और ये कहानी अपने दोस्तों को ज़रूर सुनाइएगा। तो क्या था इस कहानी का शीर्षक? इस कहानी का शीर्षक था मूस की मजदूरी।
जी हाँ, मूस की मजदूरी। तो इस शीर्षक के एक शब्द को जरा ध्यान से देखते हैं, जिसको और वो है मजदूरी। जी हाँ, क्या आप देख सकते हैं कि ज के नीचे एक बिंदी लगी हुई है? जी हाँ, ज के नीचे एक बिंदी लगी हुई है। तो इस बिंदी का क्या काम है? इस बिंदी की वजह से ही हम मजदूरी नहीं बोल रहे हैं, हम मजदूरी बोल रहे हैं। जी हाँ, इस बिंदी ने ज को बना दिया है ज, और इस बिंदी को कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता। जी हाँ, ज क्या बन गया? ज बन गया ज। मजदूरी, मजदूरी नहीं, मजदूरी। जिस तरीके से हम लिखते हैं आजाद। जी हाँ, आजाद, आजाद नहीं, आजाद। ज के नीचे लगा देते हैं हम एक बिंदी, तो वह बन जाता है। उसकी ध्वनि कैसे निकलती है? ज नहीं, ज। एक और व्यंजन है जिसके नीचे ये नुक्ता लगाया जाता है, वह है फ। जी हाँ, फ से फल वाला। जब फ से फल वाला फ के नीचे नुक्ता लग जाता है, तब वो फ बन जाता है। जी हाँ, क्या बन जाता है? वो फ बन जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं सिर्फ, सिर्फ नहीं, सिर्फ। जी हाँ, फ के नीचे लग गया बिंदु, नुक्ता, और वह फ क्या बन गया? फ बन गया फ। सिर्फ, सिर्फ। फौरन, फौरन। जी हाँ, देखा, इस नुक्ता की वजह से कितना बदलाव हो जाता है हमारे बोलने के तरीके में। तो चलिए कुछ शब्द पढ़ते हैं ज वाले और फ वाले। तो कुछ ज वाले शब्द हैं आवाज, मजदूरी, ऐतराज, जहाज और जोर। जहाज को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें ज का भी प्रयोग हो रहा है और ज का भी प्रयोग हो रहा है, जहाज। अब आते हैं फ वाले शब्दों में, मतलब फ के नीचे नुक्ता लगाए वाले शब्दों में। फौरन, सिर्फ, काफी, तरफ और सफर। इन सारे ही शब्दों में अगर आप गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि फ के नीचे नुक्ता लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हम फ नहीं बोल रहे, हम फ बोल रहे हैं। अब आप भी अपने आसपास किताबों में या अपने बड़ों से बात कीजिए और पूछिए कुछ अलग अलग शब्द जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ हो। ज़रूर अलग अलग शब्द इकट्ठा करिए और अपने दोस्तों को भी समझाइए कि नुक्ता क्या होता है और उसकी वजह से किस तरीके से व्यंजन की ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगली बार।